हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है रवि कुमार और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी के बारे में। नॉर्मेलिटी में एक टर्म्स आती है इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है, क्या होता है इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट जो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मीन्स हमें हाइड्रोजन 1 ग्राम लेना है, दूसरा एलिमेंट जितने ग्राम रिएक्ट कर रहा है वही उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट होगा। या फिर 8 ग्राम हाइड्रोजन के साथ जितना रिएक्ट कर रहा है दूसरे सब्सटेंस का अमाउंट, वही अमाउंट उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट होगा। या फिर हम यहाँ पे 35.5 ग्राम क्लोरीन की 35.5 क्लोरीन के साथ दूसरा सब्सटेंस है कितना अमाउंट रिएक्ट कर रहा है, वही उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास होगा। अब हम इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल से। कैसे, पहला एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे हमारे पास है N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट कर रहा है। तो अब हमें नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। अब हमें पता है कि हमें ये देखना है कि यहाँ पर 6 ग्राम हाइड्रोजन 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 1 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 1 ग्राम कितने के साथ। तो वो जितना भी अमाउंट आएगा वो नाइट्रोजन का नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट मास होगा। तो यहाँ पर 6 ग्राम कितने के साथ कर रहा है, 28 के साथ, तो ए कितने के साथ करेगा, 28/6। तो यहाँ से जो हमारा मास आएगा 14/3। तो ये जो मास होगा यही मास हमारा किसके बराबर होगा, नाइट्रोजन के इक्विवेलेंट मास। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे जब हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो यहाँ पर Al2O3 प्रोड्यूस होता है। जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो ये 2 आ गया और ये कितना आ गया, 4, और ये हमारा आ गया 3। तो यहाँ से जब हम देखेंगे एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27। तो यहाँ पे 4 × 27 ग्राम, इतना ग्राम ऑक्सीजन के 3 मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है। एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16, दो यहाँ पे मोलिक्यूल्स है तो 32, और 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हो गया हमारा 96। इट मीन से 96 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम का जितना अमाउंट रिएक्ट करेगा वही मास एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास होगा। तो यहाँ से 8 हमें बताया कि 96 ग्राम के साथ कितना रिएक्ट कर रहा है, 4 × 27। तो 8 ग्राम के साथ कितना करेगा, 4 × 27/96 × 8। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको हटा सकते हैं, एक पे जाएगा 8 2 16, 4 3 12, 3 से ये गया 9, तो हमारा आ गया 9 ग्राम। तो जो 9 ग्राम होगा वही हमारा किसका मास होगा, एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास। तो इस तरह से ये हमारी डेफिनेशन होती है कि एल्यूमिनियम का कितना अमाउंट 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है और जितना वेट आएगा वही वेट उस एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट होगा या फिर मास होगा। अब इक्विवेलेंट मास हम निकालते हैं अलग अलग। जैसे सबसे पहले हम निकालते हैं एलिमेंट का। तो इक्विवेलेंट मास एलिमेंट का कैसे निकालते हैं, उसका एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। वैलेंसी मींस उस पर कितना चार्ज आ सकता है। जैसे हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज 40, और कैल्शियम पे वैलेंसी आती है 2, तो इसका जो 20 है ये क्या आ गया, इक्विवेलेंट मास कैल्शियम का। मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो इसका जो एटॉमिक मास है दैट इज 24, इसमें वैलेंसी 2 आती है 12। सोडियम की बात करते हैं हम, इसका 23 एटॉमिक मास होता है और वैलेंसी 1 होती है, तो इसका 23 ही इक्विवेलेंट मास रहेगा। क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, एक वैलेंसी आती है नेगेटिव आता है, तो यहाँ पे कितना आ जाए 35.5 ग्राम। तो इस तरह से हम एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। उसके बाद इक्विवेलेंट मास ऑफ आयंस। जब हमारे पास आयंस है, ये आयंस है हमारे पास, इनका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे। सोडियम फॉर्मूला मास मींस ये एटॉमिक मास के बराबर ही होता है। तो एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास फॉर्मूला मास कब बन जाते हैं,
जब वो आयंस की फॉर्म में चले जाते तब इनको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मास। तो यहाँ पे सोडियम जब उसे पॉजिटिव चार्ज आता है तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो एटम का मास है वही रहता है। तो इसका फॉर्मूला मास कितना होगा, 23। टोटल चार्ज कितना है इस पे, 1। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ गया, 23। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना होता है, 24। चार्ज कितना है, 2। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ गया, 12 ग्राम। सल्फेट, सल्फर का 32 और 16 चौक 64, 64 और 32 96। तो 96 तो इसका फॉर्मूला मास हो गया, और अपॉन टोटल चार्ज कितना है, 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो इसका हो गया 43। 43 नहीं, 86, ये हो गया 48। उसके बाद फोस्फेट, फोस्फोरस का 31 होता है और ये 64, तो ये अराउंड हो गया 95। और टोटल चार्ज कितना है, -3, तो इसको 3 से डिवाइड करके यहाँ से इजीली हम निकाल सकते हैं। क्लोरीन पे कितना होता है, Cl नेगेटिव। क्लोरीन का मास कितना होता है, 35.5, एक वैलेंसी है, तो इसका कितना आ गया, 35.5 ग्राम। तो इस तरह से हम, अगर हमें आयंस गिवन तो आयंस का भी हम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। अगर हमें सोल्ट गिवन है, सोल्ट में भी जब हम सोल्ट की बात करते हैं वहां पे एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास की बात नहीं करते हैं, किसकी बात करते हैं, फॉर्मूला मास, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस होते हैं। अब यहाँ पर सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का 35.5, टोटल कितना बन गया फॉर्मूला मास, 58.5। टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव, हमें पता है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आता है। टोटल पॉजिटिव कितना है, 1, टोटल नेगेटिव कितना है, 1, क्योंकि किसी भी सोल्ट में जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, तो या तो पॉजिटिव का रख लो या फिर नेगेटिव का, तो 1 ये आ गया। तो यही हमारा 58.5 ग्राम इसका मास हो गया। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का होता है 40 और क्लोरीन का होता है 35.5। 35.5 को डबल करेंगे तो 71 और 40 कितना हो गया, 71 और 40, 111। टोटल पॉजिटिव चार्ज कैल्शियम पे कितना होता है, 2 पॉजिटिव, और एक क्लोरीन पे सिंगल नेगेटिव, 2 क्लोरीन है, तो टोटल जो चार्ज है 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, किसी एक को पुट कर दो 2। तो यहाँ से हम इसका इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। Na2CO3, सोडियम का होता है 23, तो हो गया 46, 2 सोडियम है, एक कार्बन का 12 और 16 की है 48, 10 16 1 106। तो इसका जो फॉर्मूला मास आएगा दैट इज 106। टोटल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे सोडियम 2 है तो 2 पॉजिटिव हो गया। कार्बोनेट पे कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव। कार्बोनेट पे कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव। तो इसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे कितना आ गया, 53 ग्राम। तो इस तरह से हम एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, आयंस और सोल्ट निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं इक्विवेलेंट मास एसिड और बेस का कैसे निकाला जाता है। इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, अब तक हमने क्या पढ़ा है, इसका फॉर्मूला जो होता है इक्विवेलेंट मास एसिड का, दैट इज द मोलिकुलर मास अपॉन, जब एसिड होता है तो उसकी बेसिसिटी होती है, बेसिसिटी। और यहाँ पे हम साइड में देखेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस को हम कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर मास अपॉन, जो बेस होता है उसकी हमेशा क्या होती है, एसिडिटी। अब ये समझाते हैं एसिडिटी और बेसिटी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इनसे। अब जैसे हमारे पास एसिड है HCl, HCl हमेशा कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। H2SO4 कैसे टूटेगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब यहाँ पर कोई भी एसिड है वो कितने H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है, वो उसकी बेसिसिटी होती है। अब यहाँ पे टर्म बेसिसिटी क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर 1 मोल HCl 1 मोल H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है, और जब हम एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसकी कैपेबिलिटी है कि ये 1 मोल बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है।
एक मोल HCl एक मोल बेस को ही न्यूट्रलाइज कर सकता है, क्योंकि वो एक मोल H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है। तो जितने मोल H पॉजिटिव रिलीज करता है वही उसकी बेसिसिटी हो जाती है। बेसिसिटी टर्म्स कहाँ से आती है? वो कितने मोल बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो वो उसकी बेसिसिटी हो जाती है। यहाँ पे कितने मोल प्रोड्यूस कर रहा है? 2, तो इट मीन ये 2 मोल OH नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो इसकी बेसिसिटी यहाँ पर कितनी आ गई? 2, और यहाँ पे कितनी आ गई? 1। उसी तरह से H3PO4 अगर ये इस टाइप से जाता है 3H पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव, अगर ये किसी रिएक्शन में इस तरह से जाता है तो यहाँ पे इसकी जो बेसिसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? 3। ये कितने मोल प्रोड्यूस कर रहा है? 3। कितने मोल प्रोड्यूस कर रहा है? 3। अब हमें बताया कि HCl का मोलिकुलर मास हम इजीली निकाल लेंगे। HCl का मोलिकुलर मास कितना होगा? तो यहाँ से जो इक्विवेलेंट वेट होगा HCl का वो किसके बराबर हो जाएगा? इसका जो मोलिकुलर मास, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, तो ये हो गया 35.5। अब ये एसिड है तो इसकी बेसिसिटी कितनी है? 1। तो इसको 1 से डिवाइड कर दो तो इस 36.5 यही इसका क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट। H2SO4 का अगर हमें निकालना है, इसका निकालना है H2SO4। H2SO4 का निकालेंगे, 2 हाइड्रोजन, 2 सल्फर का होता है 32, और ऑक्सीजन का 1 का 16, 4 का हो गया 64। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा 98। और इसकी बेसिसिटी कितनी है? 2। बेसिसिटी कितनी है? 2, तो 2 से डिवाइड कर दो 49। उसी तरह से अगर हमें इसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है इसकी, तो H3PO4, तो इसकी निकालेंगे तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 3 फॉस्फोरस का होता है 31, और ये हो गया 64। तो ये भी हमारा किसके अराउंड आएगा? 98। और इसको 3 से डिवाइड कर दो, कितने से डिवाइड कर दो? 3 से। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं एसिड का। उसी तरह से यहाँ पे बेस का निकालते हैं। बेस को समझने के लिए यहाँ पे हम 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं। NaOH, जब इसको वाटर में डिसोल्व करते हैं तो कैसे टूटता है? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे टूटेगा? Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। तो बात वही है कि बेस की क्या होगी? एसिडिटी। क्योंकि बेस जब पानी में डिसोसिएट होगा, कैसे डिसोसिएट होगा? OH नेगेटिव रिलीज करेगा। कितने मोल, कितने डिसोसिएट कर रहा है? 1। और ये एक OH नेगेटिव एक H पॉजिटिव को ही न्यूट्रलाइज कर पाएगा। कितने एसिड को न्यूट्रलाइज कर पाएगा? एक को ही। कितने को न्यूट्रलाइज कर पाएगा? एक को ही न्यूट्रलाइज कर पाएगा। इसलिए इस बेस की जो एसिडिटी होगी वो क्या हो जाएगी? 1। तो याद रखना है कि बेस की हमेशा एसिडिटी होती है और एसिड की हमेशा क्या होती है? बेसिसिटी। अगर यहाँ से देखें हम तो एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने OH नेगेटिव रिलीज कर रहा है? 2। तो इट मीन्स ये इसके पास 2 OH नेगेटिव है, तो ये किसी भी एसिड के 2H पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर सकता है। मीन्स इस वजह से इसकी जो एसिडिटी वो कितनी हो गई? 2। कितनी हो गई? 2। उसी तरह से अगर AlOH3 ये इस तरह से टूटता है, मीन्स अब ये कितने OH नेगेटिव रिलीज कर रहा है? 3। तो यहाँ से जो एसिडिटी हो गई वो कितनी हो गई? 3। तो अब हमें इक्विवेलेंट मास निकालना NaOH का। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH ये किसके बराबर हो जाएगा? मोलिकुलर मास कितना होता है NaOH का? सोडियम का 23, इसका 16, 39 और एक 40, 40 अपॉन एसिडिटी कितनी है? 1। तो इसका कितना हो गया? 40। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH, ऑक्सीजन का 16, 17, और उसका डबल 17 दूनी 34, 34 और 40, 74। तो इक्विवेलेंट मास अगर हमें निकालना है CaOH होल ट्वाइस, तो ये तो हो गया कितना निकाला था? 40 और 17 दूनी 34, 74 डिवाइडेड बाय 2, 3 और 7 इतने ग्राम। अगर हमें इसका निकालना है एल्यूमिनियम का AlOH होल थ्राइस, तो इसकी एसिडिटी तो 3 है, मास निकाल लो। एल्यूमिनियम का होता है 27 और 17 तिये 51, तो 27 और 51 8 7 78। इसको 3 से डिवाइड कर दो यहाँ से, हम तो इजीली हम एसिड और बेस का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा इक्विवेलेंट मास। अब यहाँ पर हम एक जनरल टर्म यूज करेंगे, एन फैक्टर।
क्या यूज करेंगे, एन फैक्टर। अब तक आपने क्या देखा कि ज्यादातर जब हम एटॉमिक मास की बात करते तो ऊपर एटॉमिक मास आ गया, जब हम एसिड और बेस की बात करते तो मोलिकुलर मास आ गया, जब हम आयंस की बात करते ऊपर फॉर्मूला मास आ गया। तो इजिली यहाँ पे ऊपर तो मास ही होगा, बट नीचे नीचे कभी वैलेंसी आ रही है, जब हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एसिड की बात कर रहे हैं, बेसिसिटी, एसिडिटी, तो हम इनको एक कॉमन टर्म देते हैं एन फैक्टर। क्या देते हैं इसको, एन फैक्टर। तो एन फैक्टर कुछ नहीं है, एन फैक्टर इन्हीं का नाम है, एक दूसरा एसिडिटी, बेसिसिटी और वैलेंसी क्या होती है उसको हमने एन फैक्टर बोल दिया है। अब अब हम देखते हैं नॉर्मेलिटी क्या होती है। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी of a solution is defined as the gram equivalent of solute present per liter of solution। अब यहाँ पे एक टर्म आ गई ग्राम इक्विवेलेंट। ये क्या होता है, पहले इसी को समझ लेते हैं क्या होता है। जिस तरह से आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स इसके बराबर होते हैं वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट, अगर मैं मोलर मास की जगह इक्विवेलेंट मास ले लूं, क्या ले लूं, इक्विवेलेंट मास। तो अगर मेरे पास किसी भी सब्सटेंस का वेट गिवन है, अगर मैं उसको इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दूं, क्योंकि यहाँ पे मोलर मास और इक्विवेलेंट मास में रिलेशन होता है, एन फैक्टर का डिफरेंस होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट। तो दोनों चीजें सेम है। जब हम मोलैरिटी की बात करते हैं तो वहां पे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, जब हम नॉर्मेलिटी की बात करते हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास, जो हमने अभी पढ़ा है कि इक्विवेलेंट मास किसी भी सब्सटेंस में कैसे निकालते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन देखें तो नॉर्मेलिटी जो होती है, जो हमारी नॉर्मेलिटी होगी वो हो गई ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अगर वॉल्यूम हमारा मिलीलीटर में है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 1000 लिख सकते हैं, और सिंप्लीफाई करके। और क्या होता है कि नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एन। और उसके बाद इसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट या तो इसको हम नॉर्मल बोल देते हैं, 1 नॉर्मल, 2 नॉर्मल, डेसी नॉर्मल, तो नॉर्मल भी इसकी यूनिट होती है, नहीं तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये 2 यूनिट होती है। अब यहाँ से हमें और क्या चीजें समझनी है कि अब हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है और फॉर्मूले में पुट करना है। यहाँ पे एक दो चीज और समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें इस वाले फॉर्मूले से, तो जो हमारी नॉर्मेलिटी है वो किसके बराबर है, ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम किसकी है, सॉल्यूशन की लीटर में। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो n इंटू वी, ये हमारे किसके बराबर हो जाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये हमारे किसके बराबर हो जाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट, जब हमारी वॉल्यूम किस में होगी, लीटर में, याद रखना है। और जब हम इस वाले फॉर्मूले से ड्राइव करते हैं, नो इसको देखते हैं हम, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट। अगर वॉल्यूम हम मिलीलीटर में ले लेते हैं तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो ऊपर चला जाएगा। तो अगर हम इसको इधर ले आए तो n इंटू V1, V अगर हमारा ml में होगा तो ये हमारा होगा ग्राम इक्विवेलेंट इंटू 1000, ये बचेगा। और जैसे हमारे पास 1 ग्राम है, उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिलीग्राम में। या फिर हमारे पास एक मिली 1 लीटर है, 1 लीटर को अगर हम 1000 से गुणा कर दे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, मिलीलीटर। उसी तरह से ये ग्राम इक्विवेलेंट है, 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बन जाएंगे, मिली
इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। अगर हम नॉर्मेलिटी और उसका वॉल्यूम दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से ये चीजें निकल के आ जाएंगी। अब हम इस पे एक दो क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। यहाँ से एक दो चीज और हम समझ सकते हैं, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे तो डाइल्यूशन पे भी यहाँ पे एक फॉर्मूला लग सकता है। डाइल्यूशन का फंडा कब आता है कि जब हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, हमने एक सॉल्यूशन बनाया, यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी है n और इसका वॉल्यूम हमें पता होगा दैट इज V1। अगर हमें इससे कम कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाना है, इससे कम कंसंट्रेशन, और उसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी N2, तो हमें याद रखना है कि N1 ज्यादा होगी एज कंपेयर टू N2, तभी एप्लीकेबल होगा ये। क्योंकि डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि उसमें और ज्यादा सोलवेंट ऐड करना, और हमें पता है कि कितना वॉल्यूम बनाना, तो इसका भी हमें पता होगा। तो हम कैसे बनाते हैं कि इसमें से मैं कितना वॉल्यूम, क्योंकि ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इसमें से मैं कितना वॉल्यूम लूं, तो यहाँ पे जो हमारा हो जाता है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो इसका मतलब ये है कि इस नॉर्मेलिटी का मैं कितना ml लूं, मीन्स यहाँ से आपको ml निकालना है, V1 निकालना है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या निकालना है, V1। कितना V1 लोगे, ये तो हो गया टोटल वॉल्यूम, V इज द टोटल वॉल्यूम यहाँ का, और V1 है जो आपको कितना लेना है, इसमें से कितना सॉल्यूशन निकालना है। निकालने के बाद इसमें आपको सॉल्यूशन को रखना है, उसके बाद जितना बनाना है V2, जैसे यहाँ पे आपको 500 बनाना है, तो बाकी जो है वो आपको क्या डालना है उसमें, सोलवेंट जो, तो ये हमारा V2 क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम डाइल्यूशन वाला भी लगा सकते हैं, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो इसको किस तरह से बोलते हैं कि N1 इस नॉर्मेलिटी का मैं कितना वॉल्यूम लूं कि वो इस नॉर्मेलिटी का इतना वॉल्यूम बन जाए, इतना इस नॉर्मेलिटी का कितना वॉल्यूम बन जाए, N2। इसी तरह से यहाँ से हम स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला भी यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। कैसे, स्ट्रेंथ WB अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000। तो ये उधर जाएगा, स्ट्रेंथ इनटू इक्विवेलेंट वेट दैट विल बी इक्वल टू WB अपॉन वॉल्यूम इनटू 1000। यही तो हमारा किसका ये, सॉरी, तो ये तो हमारा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला था। तो ये नॉर्मेलिटी, और यही तो हमारा स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है। तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। अगर हमें किसी सोल्यूट की स्ट्रेंथ निकालनी है, तो अगर हमें उस सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी का पता है और उस सोल्यूट का इक्विवेलेंट वेट पता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो उसकी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ। अब हम इस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं नॉर्मेलिटी पे। तो पहला पार्ट देखते हैं, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी, नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग 15 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन 750 ml सॉल्यूशन। हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है। नॉर्मेलिटी क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये मिलीलीटर में है तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। ग्राम इक्विवेलेंट हमें गिवन है कितने हैं, 15। वॉल्यूम कितना गिवन है, 750 इंटू 1000। तो इसको काटेंगे हम 4 से, और ये किस पे जाएगा, 3 5, तो ये हमारी नॉर्मेलिटी कितनी आ गई, 20 नॉर्मल। सेकेंड पार्ट, नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इन विच 1.1 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड इज डिसॉल्व इन 250 ml सॉल्यूशन। अब हमें यहाँ पे नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो WB है वो 1.11 ग्राम गिवन है, और ये क्या गिवन है, CaCl2। अब CaCl2 का हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है। हमें WB तो गिवन है, इक्विवेलेंट वेट कैसे देता है, ये सोल्ट है हमारा, तो यहाँ पर इसका निकालेंगे। कैल्शियम का कितना होता है 40, एक क्लोरीन का 35.5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 71, तो टोटल हो गया 1 ग्राम पर मोल। तो इसको हम लिख सकते हैं MB जो हुआ 1.11, सॉरी 111 ग्राम पर
पर मोल, पर ये मोलर मास है, हमें क्या चाहिए, इक्विवेलेंट वेट। तो जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो मोलर मास अपॉन 2। ये 2 हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो कैल्शियम क्लोराइड है उस पे टोटल चार्ज कितना है, +2, और टोटल नेगेटिव कितना है, 2 नेगेटिव। तो ये हमारा आ गया इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट आ गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है 250 ml। तो नॉर्मेलिटी हम निकाल लेंगे WB अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और यही हमारे क्या होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट इनटू वॉल्यूम। अगर ये मिलीलीटर में है तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो। WB कितना गिवन है, 1.11, और इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 11/2। वॉल्यूम कितना गिवन है, 250 इंटू 1000। तो यहाँ से जब हम इसको हटाएंगे तो नीचे आ गया 100, इसको काट दो, ऊपर आ गया 4, ये 2 भी ऊपर जाएगा, और ये करने के बाद क्या बचेगा, इतने नॉर्मल। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला हमने, वेट गिवन था, उसको इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट, और फॉर्मूले में पुट कर दो। थर्ड क्वेश्चन, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन इट्स 75 मिली इक्विवेलेंट गिवन है। मास निकालना मिली इक्विवेलेंट में। तो मिली इक्विवेलेंट हमने कैसे निकाले थे कि N इंटू V, अगर V ml में होगा तो यहाँ पे जो ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, और ये 1000। तो ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है, गिवन, और ये हमें कितने गिवन है, 75। तो इट मीन्स हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं। तो ये आपस में तीनों इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ग्राम इक्विवेलेंट है इंटू 1000 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 75। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, WB अपॉन इक्विवेलेंट वेट, कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट, और ये हमारा हो गया वही 1000 इज इक्वल टू 75। तो यहाँ से हमें WB निकालना है, तो इन सबको उधर ले आओ। तो WB हमारा हो जाएगा 75 इंटू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 1000। अब बात आती है इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें, कैल्शियम कार्बोनेट का निकालना है, CaCO3। इसका निकालना, पहले इसका फॉर्मूला मास देखो कितना है, कैल्शियम में कितना होता है 40, कार्बन का 12, और ये हो गया 16 3 48, 10 100। तो ये हो गया फुल 100 हो गया। और टोटल चार्ज कितना है इस पे, 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे कितना है, 2 नेगेटिव। तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ गया, 50। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो WB जो हमारा होगा वो हमारा क्या आ गया, 75 इंटू 50 अपॉन 1000। इसको काट सकते हैं, नीचे 20 आ जाएगा, नीचे 20, और इसको भी हम कर सकते हैं आगे सोल्व। 5 के द्वारा है ये 4, 5 15/4, तो इतने ग्राम आ गए। इसको आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम वेट निकाल सकते हैं। उसके बाद जो पार्ट है कि नॉर्मेलिटी ऑफ ए 0.75 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, इसकी निकालनी है हमें। तो जो फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है नॉर्मेलिटी। अब हमें मोलैरिटी गिवन है। अब इसको समझने के लिए हमें एक रिलेशन का पता होना चाहिए कि नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है। अब हम देखते हैं इसको इस टाइप से। अगर हमारे पास मोलैरिटी है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000। अगर ये किस में है, मिलीलीटर में है, इसमें गिवन है ये मिलीलीटर में। इसको और सिंप्लीफाई करो, WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000। अब यहाँ पे MB, तो हमें पता है कि जो इक्विवेलेंट मास होता है वो किसके बराबर होता है, MB अपॉन N फैक्टर। N यहाँ पे वैलेंसी, बेसिसिटी, एसिडिटी कुछ भी हो सकता है। अगर हम एसिड की बात करेंगे तो एसिड की बात करेंगे तो बेसिसिटी हो जाएगी, बेस की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, एसिडिटी। तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं।
तो यहाँ से जो मोलैरिटी होगी हमारी WB अपॉन, ये हमारा हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट अपॉन n फैक्टर, ये हो गया, और इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 सॉरी। तो एम बी हमारा किसके बराबर होगा, ये एन फैक्टर मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, आ गया मल्टीप्लाई में। अब अगर मैं इनको देखूं, इस टर्म को अगर मैं देखूं, तो ये मेरी किसके बराबर है, नॉर्मेलिटी के। तो मेरी जो मोलैरिटी है वो किसके बराबर होगी, नॉर्मेलिटी इनटू एन फैक्टर। तो अगर इसको मैं उधर ले आऊं तो नॉर्मेलिटी हमारी किसके बराबर, एन इंटू एम। ये बात भी आपको याद रखिए, अगर हमें किसी की मोलैरिटी का पता है तो नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं, नॉर्मेलिटी का पता है तो मोलैरिटी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे वही केस है कि जो फिफ्थ पार्ट है, नॉर्मेलिटी निकालनी है हमें और मोलैरिटी गिवन है H2SO4 की। तो नॉर्मेलिटी हमारी किसके बराबर है, एन इंटू एम, और मोलैरिटी हमें दे रखी है 0.75 मोलर। H2SO4 का एन फैक्टर कितना होगा, दो रिलीज करेगा 2H पॉजिटिव, तो एन फैक्टर कितना हो गया 2। तो यहाँ से नॉर्मेलिटी हो गई 2 इंटू 0.75 1.50 नॉर्मल। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। फिफ्थ पार्ट में क्या है, मास निकालना हमें, WB निकालना है, H2SO4 गिवन है, H2SO4 गिवन है, वॉल्यूम दे रखी है हमें 1500 ml, और नॉर्मेलिटी भी हमें दे रखी है 0.6 से नॉर्मल, तो इजीली निकल जाएगा। H2SO4 इक्विवेलेंट वेट क्या होगा H2SO4 का, मोलर मास तो होता है 98, एन फैक्टर कितना होता है 2, तो यहाँ से कितना आ गया 49 ग्राम पर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से जो हमारी नॉर्मेलिटी होती है दैट इज WB अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इनटू 1000। तो WB निकालना, सबको उधर ले जाओ, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम अपॉन 1000। नॉर्मेलिटी क्या होगी 0.6, 49 वॉल्यूम 1500 अपॉन 1000। तो सोल्व करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी हमारी, दैट विल बी इक्वल टू 44.1 ग्राम। तो इस तरह से हम नॉर्मेलिटी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं।